नमस्कार दोस्तों, आज एक और कहानी के साथ आपका स्वागत है हाउ हिस्ट्री में। आज हमारी कहानी की नायिका है भारत की आयरन लेडी। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हिंसा दिखाई। उस समय पाकिस्तान पर एक ही व्यक्ति का नियंत्रण था। पाकिस्तान का समर्थन करते हुए अमेरिका ने भारत को धमकाने के लिए अपना युद्धपोत भेजा। उस दौर में अमेरिका एक सुपर पावर था। जब दुनिया में केवल सुपर पावर देश ही परमाणु बम विकसित कर रहे थे और इसमें अमेरिका मुख्य भूमिका निभा रहा था, उसी समय भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया और खुद को एक परमाणु शक्ति राष्ट्र बना लिया। भारत को सुपर पावर देशों के स्तर तक ले जाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। बांग्लादेश नामक देश के निर्माण के पीछे भी यही मुख्य कारण थे। यह महिला और कोई नहीं बल्कि भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। इंदिरा गांधी, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारत पर प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया, उनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई, जब वे प्रधानमंत्री थीं, वह भी दिन दहाड़े, गोली मारकर। जिन सुरक्षा गार्डों का काम प्रधानमंत्री की रक्षा करना था, उन्हीं सुरक्षा गार्डों ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी। दिन दहाड़े गोली लगने के बाद प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ? आज हम इंदिरा गांधी की हत्या की मिनट दर मिनट जांच करने जा रहे हैं। उस दिन की सुबह ठीक 9:10 पर ब्रिटिश फिल्ममेकर पीटर यूस्टिनोव इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लेने के लिए उनके कार्यालय में इंतजार कर रहे थे। उनसे मिलने के लिए इंदिरा गांधी अपने निवास के बगीचे से होते हुए सुरक्षा गार्डों की निगरानी में अपने कार्यालय की ओर जा रही थीं। वहां गेट पर उनके दो निजी अंगरक्षक बीन सिंह और सतवंत सिंह खड़े थे। इंदिरा गांधी बीन सिंह को व्यक्तिगत रूप से जानती थीं। वास्तव में वह उनका पसंदीदा अंगरक्षक था और लगभग 10 वर्षों से वहां काम कर रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सुरक्षा कारणों से सिख अंगरक्षकों को हटाया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने जोर देकर कहा कि बीन सिंह को न हटाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा धर्म के आधार पर किया गया तो इससे गलत संदेश जाएगा। हमेशा की तरह इंदिरा मैडम आगे बढ़ती हैं, बीन सिंह को देखती हैं और उसे अभिवादन करती हैं। बीन सिंह कोई जवाब नहीं देता और अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है। अचानक इंदिरा मैडम चिल्लाती हैं, बीन सिंह, तुम क्या कर रहे हो? बीन सिंह बिना समय गंवाए अपनी रिवॉल्वर निकालता है और नजदीक से 3 गोलियां चलाता है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। इसके बाद सतवंत सिंह अपनी स्टेन गन से इंदिरा गांधी पर पूरी मैगजीन खाली कर देता है। कुल 33 गोलियां चलाई जाती हैं। उनमें से 30 गोलियां उनके शरीर में लगती हैं और 7 गोलियां शरीर में फंस जाती हैं। इस पल भर के हमले में हमारी प्रधानमंत्री खून से लथपथ होकर बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। गोली की आवाज़ सुनकर इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी घर से बाहर दौड़ती हैं। इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर माइस के धवन की मदद से सोनिया गांधी उन्हें एक सफ़ेद एम्बेसडर कार में दिल्ली एम्स अस्पताल ले जाती हैं। वहां 80 यूनिट खून चढ़ाया जाता है। डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी के शरीर से 7 गोलियां निकालीं और बताया कि उनके आंतरिक अंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। लगभग 5 घंटे के गहन इलाज के बाद दोपहर 2:20 पर डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु से ठीक 3 महीने पहले, जुलाई 1984 में, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, उनके शुभचिंतक और वरिष्ठ नेता A.K. एंटनी सभी ने उन्हें सिख अंगरक्षकों को सुरक्षा से हटाने की चेतावनी दी थी। इसके पीछे एक कारण था। उस कारण को समझने से पहले हमें प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के जीवन के कुछ पहलुओं को जानना होगा। 19 नवंबर 1917 को जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी रखा गया। वही आगे चलकर भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। आर्थिक रूप से मजबूत नेहरू ने इंदिरा की पढ़ाई जिनेवा के एकोल नूवेल और एकोल इंटरनेशनल में करवाई। 1936 में इंदिरा गांधी उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गईं, लेकिन उस समय भारत में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो गई। नेहरू ने न केवल इंदिरा को स्कूल की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें विश्व राजनीति भी सिखाई। इंदिरा के दादा मोतीलाल नेहरू भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल एक प्रमुख नेता थे। बचपन से ही राजनीतिक गतिविधियां देखते हुए बड़ी हुई इंदिरा स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि लेने लगीं। उस समय नेहरू के मित्र गांधी
अक्सर उनके घर आया करते थे। इंदिरा ने प्रत्यक्ष रूप से यह चर्चाएं देखीं कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन को कैसे बाहर निकाला जाए। कम उम्र में ही इन चर्चाओं को गहराई से देखने और समझने का अवसर उन्हें मिला। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें भारत की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनाने की नींव बना। इसके बाद जब नेहरू, गांधी और अन्य कांग्रेस सदस्य विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आंदोलनों में शामिल थे, तब इंदिरा ने भी अपनी बालकनी से विदेशी कपड़े जलाए। स्वतंत्रता सेनानियों के मार्गदर्शन में इंदिरा कई आंदोलनों में शामिल हुईं। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई, जो गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। एक आंदोलन के दौरान फिरोज ने इंदिरा को विवाह का प्रस्ताव रखा। शुरू में परिवार ने विरोध किया, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और 1942 में उनका विवाह हो गया। मुझे कुछ काम है, इसलिए मेरा भाई जारी रखेगा। इसी तरह इंदिरा प्रियदर्शनी, जिन्हें आगे चलकर इंदिरा गांधी के नाम से जाना गया, का जीवन आगे बढ़ा। विवाह के बाद इंदिरा और फिरोज गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। इस संघर्ष में शामिल कई लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जिनमें नेहरू भी शामिल थे। दूसरी ओर फिरोज गांधी और कांग्रेस पार्टी के भावी नेता लाल बहादुर शास्त्री को भी अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। उस समय कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी इंदिरा पर आ गई। भले ही उनके पास अनुभव कम था, लेकिन इंदिरा ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसी दौरान इंदिरा दो बेटों की मां बनी। 1944 में राजीव गांधी और 1946 में संजय गांधी का जन्म हुआ। मातृत्व अवकाश लिए बिना ही इंदिरा नेहरू के साथ अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखीं। आखिरकार 1947 में भारत को आजादी मिली और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन ने अपना मिशन पूरा कर लिया। राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ सार्वजनिक रूप से फहराया गया। हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी और सभी भारत के जन्म का जश्न मना रहे थे। इसके बाद इंदिरा, जो अनौपचारिक रूप से अपने पिता की निजी सहायक बन चुकी थीं, उनके साथ संसद और कांग्रेस कमेटी की बैठकों में जाने लगी। 1952 में भारत के पहले आम चुनाव में इंदिरा अपने पिता नेहरू के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। इसी चुनाव में उनके पति फिरोज गांधी भी उम्मीदवार थे। इससे इंदिरा और फिरोज के रिश्ते में दरार आ गई। आखिरकार उस चुनाव में नेहरू जीत गए और प्रधानमंत्री बने, जबकि फिरोज केवल रायबरेली से जीत पाए। इसके बाद फिरोज ने इंदिरा से दूरी बना ली। निजी जीवन में निराशाओं के बावजूद इंदिरा ने एक मजबूत राजनीतिक आधार बनाने के लिए नेहरू के साथ दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। इससे उन्हें न केवल राजनीतिक अनुभव मिला, बल्कि यह भी समझ आया कि किसी देश का शासन सबसे बेहतर तरीके से कैसे किया जाता है। उस समय तक इंदिरा एक अनौपचारिक पार्टी सदस्य थीं, लेकिन अब वे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बन गईं। राजनीतिक सीढ़ी पर तेजी से आगे बढ़ रही इंदिरा को 1960 में पहला बड़ा झटका लगा। 8 सितंबर 1960 को उनके पति फिरोज गांधी का निधन हो गया। भले ही दोनों अलग अलग रह रहे थे, फिरोज की मृत्यु ने इंदिरा को गहरे अवसाद में डाल दिया। उनका ध्यान बटाने के लिए लोग चाहते थे कि वे पूरा समय प्रधानमंत्री नेहरू के साथ बिताएं। इसी दौरान वे शासन की बारीकियां और राजनीतिक रणनीतियां सीख रही थीं। लेकिन 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का भी निधन हो गया। 1947 से देश के प्रधानमंत्री रहे नेहरू का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। न तो राजनीतिक मंच पर और न ही नैतिक कद में उनके नेतृत्व को कभी चुनौती दी गई थी। इसके बाद हमारे तमिलनाडु के नेता के कामराज उस समय ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता लाल बहादुर शास्त्री को अगला प्रधानमंत्री चुना। शास्त्री ने इंदिरा गांधी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय सौंपा और उन्हें संसद की अंतिम एक प्रमुख मंत्री नियुक्त किया। जब सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, तब 1965 में तमिलनाडु के छात्रों ने केंद्र सरकार की हिंदी थोपने की नीति के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। यह हिंदी विरोधी आंदोलन था। राज्य भर में फैलते दंगों को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की बातों के खिलाफ जाकर तमिलनाडु जाने का फैसला किया।
वहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात की और कहा कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। बातचीत के बाद दंगे नियंत्रित हो गए, लेकिन तमिलनाडु के लोगों से किया गया यह वादा केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ था, जिससे इंदिरा के प्रति राजनीतिक असंतोष पैदा हुआ। सामान्य रूप से लाल बहादुर शास्त्री सहमति से निर्णय लेने वाले नेता थे, जो पार्टी की सामूहिक भावना के अनुसार फैसले लेते थे। वहीं इंदिरा अधिक असर्टिव, आक्रामक और कुछ हद तक केंद्रीकृत नेतृत्व वाली थी, जो उन्हें सही लगता था वही करती थी। हालांकि इंदिरा गांधी का मानना था कि सरकार की सफलता लोगों को शांत और सुरक्षित रखने में है। उन्होंने यह सोचकर शास्त्री का समर्थन किया कि इस परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़ा रहना जरूरी है। इंदिरा गांधी को यह फैसला सही लगा और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। जनवरी 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सोवियत संघ के उज़्बेकिस्तान स्थित ताशकंद शहर गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने समझौते पर हस्ताक्षर किए वह भारत वापस नहीं लौटा। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई। उनकी मौत को लेकर कई साजिश, सिद्धांत और कहानियां सामने आईं। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। उस समय ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथी के कामराज ने जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को पूरा समर्थन दिया। इसी कारण कामराज को किंग मेकर भी कहा जाता है। कामराज को पूरा विश्वास था कि केवल इंदिरा गांधी ही पार्टी की एकता बनाए रख सकती है और आगामी चुनावों में जनता को आकर्षित कर सकती है। उन्होंने अन्य सदस्यों का समर्थन भी इंदिरा गांधी के लिए जुटाया। 19 जनवरी 1966 को हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में इंदिरा गांधी ने 355 वोट हासिल कर मोरारजी देसाई को हरा दिया और प्रधानमंत्री बनी। आप सोच रहे होंगे कि इंदिरा गांधी और उनके अंगरक्षकों की हत्या क्यों की गई। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, बस 2 मिनट और। आप सोच रहे होंगे कि जिस वर्ष इंदिरा गांधी ने पार्टी चुनाव जीता, उसी के अगले वर्ष 1967 में उन्हें अपने पहले आम चुनाव का सामना करना पड़ा। उस चुनाव में इंदिरा गांधी ने जोरदार प्रचार किया और जीत हासिल कर प्रधानमंत्री बनी। कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखने के लिए, जैसा कि मोरारजी देसाई ने जोर दिया था, इंदिरा गांधी को सभी सदस्यों का वफादार समर्थन चाहिए था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया और पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया। 1960 के बाद भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी, जिससे देश में खाद्य संकट पैदा हो गया। तब इंदिरा गांधी ने समझा कि कृषि किसी भी देश की सबसे जरूरी आवश्यकता है और उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की। इससे कृषि में कई नए सुधार आए और खाद्य निर्यात पर नियंत्रण लगाया गया। 1971 के आम चुनाव के बाद भी रायबरेली से जीतकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा करती रहीं। उसी वर्ष भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ भारी हिंसा शुरू की। इंदिरा गांधी ने इसका जवाब देने और पाकिस्तान को रोकने का फैसला किया। पाकिस्तान के भीतर चल रहे आंतरिक संघर्ष को भारत ने अपने पक्ष में बदल लिया। मुक्ति बाहिनी के नेतृत्व में चल रहे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना ने मुक्ति बाहिनी को सैन्य प्रशिक्षण दिया। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को हराने के लिए मुक्ति बाहिनी को हथियार, खुफिया जानकारी और लॉजिस्टिक सहायता दी गई। परिणामस्वरूप 1971 में मुक्ति बाहिनी की जीत हुई और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, जिसे भारत का पूरा समर्थन मिला। ढाका में भारतीय समयानुसार शाम 4:31 पर आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने बांग्लादेश के लोगों को उनकी आजादी दिलाई। भारत माता की जय। हमारी आजादी अमर रहे। इसके बाद 1974 में राजस्थान के पोखरण में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इसने भारत को एक परमाणु शक्ति राष्ट्र बना दिया और पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गईं। लगातार सफलताओं और उपलब्धियों के बीच 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट
से बड़ा झटका लगा। अदालत ने 1971 के आम चुनाव में उनकी जीत को अवैध घोषित कर दिया, ये कहते हुए कि चुनावी अनियमितताओं के कारण वे जीती थीं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश मोहनलाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को अगले 6 वर्षों तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से प्रतिबंधित कर दिया। प्रधानमंत्री पद बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए देश में आपातकाल घोषित कर दिया, जिसे आंतरिक अशांति कहा गया। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला। इस अवधि में इंदिरा गांधी एक तानाशाह की तरह शासन करने लगी। न केवल राजनीतिक विरोधियों को, बल्कि जो भी उनके खिलाफ बोलता था उसे बिना सवाल किए गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस दौरान कई कानूनी संशोधन भी किए गए। यह समय भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक माना जाता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति ने एक खतरनाक समय की घोषणा की है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मूल रूप से इस दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी होती थी, प्रेस पर सेंसरशिप थी, आदेश से शासन चलता था और बेहद विवादास्पद 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसने संविधान को ही बदल दिया। भारत में कई ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। आपातकाल समाप्त होने के बाद नवंबर 1978 में हुए चिकमगलूर लोकसभा उपचुनाव में इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद उन्होंने परिस्थितियों को संभाला और फिर से राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत की। 1980 के दशक में सिख उग्रवादियों द्वारा पैदा किए गए संकट को नियंत्रित करने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। यही निर्णय आगे चलकर उनकी हत्या का कारण बना। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर नियंत्रण से पहले महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्थापित सिख साम्राज्य था, जो 4 राज्यों पर शासन करता था। पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, और भारत के पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पंजाब 2 हिस्सों में बंट गया और सिख धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहने लगे। जिस तरह मुसलमानों को पाकिस्तान नाम का अलग देश मिला, उसी तरह सिखों के लिए खालिस्तान नामक अलग देश की मांग उठने लगी। विभाजन के बाद पूरे पंजाब में कई आंदोलन शुरू हुए। इन आंदोलनों से जुड़े लोग भारतीय सरकार के खिलाफ लड़ने लगे। 1960 के बाद ये संघर्ष दंगों में बदल गए। हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा किए गए इन दंगों में कई लोग मारे गए। इसके बाद इन उग्रवादियों में सबसे प्रमुख नाम था जरनैल सिंह भिंडरांवाले। 1980 के बाद भिंडरांवाले ने आतंकवाद का रास्ता अपनाया। उसने आम नागरिकों, पुलिस और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भारत सरकार, विशेष रूप से इंदिरा गांधी, देश को अलग नहीं होने देना चाहती थी। उन्होंने 1982 में भिंडरांवाले से हिंसा छोड़ने और बातचीत करने का आग्रह किया, लेकिन भिंडरांवाले ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए भिंडरांवाले अपने उग्रवादी साथियों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिप गया। उसे विश्वास था कि पुलिस या सेना सिखों के पवित्र स्थल पर हमला नहीं करेगी। इसी भरोसे के साथ वह स्वर्ण मंदिर के अंदर से अपनी हिंसक गतिविधियां जारी रखता रहा। हिंसा को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का निर्णय लिया। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर के चारों ओर हवाई निगरानी शुरू की। यह पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय तरीके से किया गया। पूरे भारत से पंजाब जाने वाले सार्वजनिक परिवहन को रोक दिया गया ताकि पंजाब को अलग थलग किया जा सके। इसके अलावा पंजाब की मीडिया संचार व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी गई। पत्रकारों को भी स्वर्ण मंदिर और आसपास के इलाकों में जाने से रोक दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। आखिरकार 5 जून 1984 की रात जनरल अरुण श्रीधर वैद्य के नेतृत्व में और मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ की कमान में ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया। उसी स्तर का जवाब भिंडरांवाले के उग्रवादी समूह ने भी दिया। 2 दिनों तक चले इस संघर्ष में भारतीय सेना ने भारी तोपखाने और टैंकों का इस्तेमाल किया। भिंडरांवाले और शाहबाग सिंह के उग्रवादी समूह के 236 लड़ाके मारे गए।
भारतीय सेना के 83 सैनिक शहीद हुए। इसके अलावा मंदिर के अंदर पूजा कर रहे 573 आम नागरिकों की भी मृत्यु हो गई। स्वर्ण मंदिर पर हुए इस हमले से सिख समुदाय में गहरा असंतोष फैल गया। पवित्र स्थल को नुकसान पहुंचने से दुनिया भर में सिखों की भावनाएं आहत हुईं। इस घटना के लिए भारतीय सरकार, विशेष रूप से इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराया गया। यही घटना प्रधानमंत्री की हत्या का मुख्य कारण बनी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी को यह एहसास हो गया था कि सिख उग्रवादी किसी भी समय उन पर हमला कर सकते हैं। उसी समय उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई। खुफिया एजेंसियों ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से सभी सिख अंगरक्षकों को हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस सलाह को ठुकरा दिया। उनका मानना था कि वर्षों से वफादार रहे सिख अंगरक्षक हत्या जैसी हद तक नहीं जाएंगे। इसी फैसले का परिणाम सामने आया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या बीन सिंह और सतवंत सिंह नामक दो सिख अंगरक्षकों ने कर दी। 21 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या बीन सिंह और सतवंत सिंह नामक दो सिख अंगरक्षकों ने कर दी। इसके तुरंत बाद अन्य सुरक्षा गार्डों ने बीन सिंह और सतवंत सिंह पर गोलियां चला दी। बीन सिंह मौके पर ही मारा गया। सतवंत सिंह घायल अवस्था में बच गया। उसे इलाज के बाद जेल भेजा गया और 6 जनवरी 1989 को नई दिल्ली में उसे फांसी दे दी गई। इसके बाद पूरे भारत में, खासकर दिल्ली में, सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। 1000 से अधिक लोग मारे गए। 1984 में शुरू हुई यह हिंसा 1990 तक चलती रही। इस दौरान पंजाब ने अत्यधिक हिंसा झेली और सिख समुदाय तथा भारतीय सरकार के बीच संबंध पूरी तरह टूट गए। इसी कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार को भारत के सबसे विवादास्पद सैन्य अभियानों में से एक माना जाता है। हालांकि इंदिरा गांधी के साहसिक निर्णयों ने भारत की अर्थव्यवस्था, रक्षा, कृषि और सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव लाया, लेकिन 1975 में लगाया गया आपातकाल और उस दौरान किया गया शासन काफी आलोचना का विषय बना। स्वर्ण मंदिर में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार न केवल इंदिरा गांधी पर सीधे आरोप का कारण बना, बल्कि अंततः उनकी हत्या का कारण भी बना। फिर भी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने यह जानते हुए भी देश का नेतृत्व किया कि उनकी जान को खतरा है, वास्तव में भारत की आयरन लेडी थीं। उनका जीवन सचमुच उतार चढ़ाव से भरा रहा। बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सुभाष चंद्र बोस और राजीव गांधी जैसे नेताओं के जीवन पर बने हमारे अन्य वीडियो भी देखें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आपका दोस्त हाउ हिस्ट्री। जय हिंद।